नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी में 6,15,000 करोड़ का बजट। सपा के सहयोग से राज्यसभा जाएंगे जयंत चौधरी। और गाजियाबाद देहात पुलिस का ऑपरेशन पाताल 11 गिरफ्तार। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। दावा किया जा रहा है कि यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 6,15,000 करोड़ के इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे बजट नहीं बंटवारा कहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 6 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक के लिए सौगात लेकर आया है। इस बार यूपी का बजट करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपये हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह यूपी की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में समग्र विकास के लिए सरकार का यह बजट 5 वर्षों का है, जो उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। सीएम योगी ने कहा कि गरीब, नौजवान, किसान, श्रमिक, महिला और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। तो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान, सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्प में से 97 संकल्प को पहले बजट में जगह दी है। 44 संकल्प नए हैं। 54,883 करोड़ रुपए का इंतजाम है। फ्री सिंचाई की योजना के लिए सोलर पैनल की व्यवस्था है। गरीब कल्याण योजना के लिए कार्ड जारी होंगे। जो केंद्र और प्रदेश की योजना से रह गया है उसे लाभ देंगे। बुजुर्ग पुजारियों, संतों के पुरोहित बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। योगी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि यह बजट नहीं बंटवारा है। उन्होंने पूछा, घोषणा पत्र में कहा गया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या सरकार बताएगी कि किसानों की आय कितनी दुगनी हुई और कब होगी? अखिलेश ने कहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बजट आने से गांव में उदासी है। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था
कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मकर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। नेता विपक्ष अखिलेश यादव को बजट पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन जमीन पर अभी नौजवानों के हाथ में काम ही नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया है, बच्चों तक ड्रेस नहीं पहुंच पाई हैं, मिड डे मील और दूध तक उपलब्ध नहीं है, सैनिक स्कूल का कोई बजट नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जयंत चौधरी के राज्यसभा जाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। जयंत को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया गया है। पहले इसके लिए डिंपल यादव का नाम चल रहा था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच का गठबंधन आखिर कब तक चलेगा। बुधवार को यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया जब सपा की ओर से खबर आई कि राज्यसभा के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हालांकि ये औपचारिक घोषणा नहीं थी। आज सपा की ओर से औपचारिक घोषणा की गई कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए सपा और रालोद के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। इस घोषणा के बाद जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करके आभार जताया और कहा कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, नौजवान कमेरा किसान के सम्मान में। कल से डिंपल यादव के नाम की सुगबुगाहट थी। कई सपा नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की थी। सपा ने कल राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशियों की घोषणा की। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सपा नेता जावेद अली ने कल ही नामांकन भी कर दिया था। कल शाम तक लगभग यह तय माना जा रहा था कि सपा डिंपल यादव को ही राज्यसभा भेजेगी, लेकिन इसी बीच चर्चा शुरू होने लगी कि जयंत चौधरी को एक बार फिर धोखा मिल रहा है। इसके बाद से ही गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी ने सभी अटकलों को विराम देते हुए एक बड़ा फैसला लिया और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया। इससे साफ हो गया है कि अब डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जाएंगी। अब चर्चा है कि डिंपल को समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बाबा का बुलडोजर अपराध से कमाई संपत्ति और अतिक्रमण पर ही नहीं चल रहा, बल्कि आबकारी विभाग ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में 1 करोड़ रुपए मूल्य की शराब नष्ट की गई है। ये रोड रोलर किसी सड़क को समतल नहीं कर रहा है, बल्कि ये शराब की बोतलों को रौंद रहा है। शराब की ये बोतलें आबकारी विभाग की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ अपराधियों, अतिक्रमणकारियों पर ही नहीं चल रहा है, बल्कि अब इसका इस्तेमाल आबकारी विभाग ने भी शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बरामद शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला देता है। कुछ ऐसा ही सीन आबकारी विभाग ने बुधवार को दर्शाया। इन दिनों आबकारी विभाग दिल्ली से हो रही शराब की तस्करी को लेकर कड़े कदम उठा रहा है। एक एक बोतल लेकर आने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल शराब की बोतलों को लेकर उन्हें नष्ट कराया गया था, किस तरह से उन्हें नष्ट कराया गया और कितनी कीमत उनकी थी? शराब जो नष्ट कराई गई है वो बिक्री योग्य नहीं थी। उनका जो है बारकोड या QR कोड सब नष्ट हो गया था और पुरानी हो गई थी, इसलिए उसको नष्ट कराया गया। उसकी कीमत लगभग बाजार मूल्य 1 करोड़ से अधिक ही रहा होगा। जी जी। तो सर किस कंपनी की वो पाई गई थी या किसी कौन उसका मतलब वो है? कोडे कंपनी की थी, ओमसन्स की थी और बकाडी की थी। 3 कंपनियों की शराब थी। अच्छा, दिल्ली से शराब जो लाई जा रही है तस्करी को लेकर आप इस समय बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं, क्या उसमें चल रहा है उसमें सर? नहीं, उस पर तो हम लोग जो है 7-8 जगह जो दिल्ली से हमारे यहाँ तस्करी जिस मार्गों से हो सकती है उस पर हम लोग कंटिन्यू जो है कार्रवाई कर रहे हैं और चेकिंग करा रहे हैं। तो अब तक कितनी लगभग सर कार्रवाई हो गई होगी? अभी तक कम से कम 7-8 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनको जेल भी भेजा गया, गाड़ियों को जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई चलती रहेगी।
यहाँ तक कि जिन वाहनों में शराब लाई जा रही है उन्हें भी जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में मैसर्स बकार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर स्कैन न होने वाली बकार्डी लेमन प्लेटिनम की 938 पेटी, मैसर्स खोड़े इंडिया प्राइवेट पर मौजूद रेड नाइट फाइनेस्ट ब्लेंडेड मॉल्ट रम की 106 पेटी और 65 नग, मैसर्स ओमसन्स मार्केटिंग प्राइवेट पर मौजूद ऑल सीजन रिजर्व विस्की वोदका की 49 पेटी और 61 नग को डीएम द्वारा गठित संयुक्त समिति की देखरेख में बुलडोजर चलाकर सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की उपस्थिति में नष्ट कराया गया। जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि शराब की तस्करी करने वालों पर इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू फॉरवर्ड। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद में हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दोहा स्थित आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आईटीएस मुरादनगर में स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र दिए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले दुहाई स्थित आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला सेवायोजन कार्यालय और आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर डीएम आर के सिंह भी उपस्थित थे। इस आयोजन में कक्षा 8 से लेकर स्नातक और तकनीकी योग्यता रखने वाले लगभग 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था। ये नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी। आज की तारीख में जो क्रिएटिव है, जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर योग्यता है, उसके लिए सरकारी नौकरी उसको संकुचित कर देगी। उसको अगर खेलना है, उभरना है, तो उसके लिए प्राइवेट नौकरी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे किसी चीज़ में, उसके अंदर उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। शायद ज़रूरत है हमारे लोगों को समझने की कि नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं मिलेगा और प्राइवेट नौकरी के अंदर प्राइवेट कंपनी आपकी योग्यता के अनुसार पैसे देगी। आज कोई गूगल में अगर प्लेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस होता है, एप्पल में प्लेस होता है, उसकी सैलरीज देखिए। मुख्य विकास अधिकारी की ओर से जनपद के हर विकास खंड में अपने अपने ब्लॉक में 100 कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। खंड विकास अधिकारी मुरादनगर, भोजपुर, लोनी और रजापुर द्वारा नवयुवकों को इस कार्य के लिए चयनित कर सूची अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। अग्निशमन विभाग की ओर से मुरादनगर ब्लॉक के 124 नवयुवकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष लगभग हजारों की संख्या में अग्निकांड होते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जल जाने के साथ साथ कई बार मानव जीवन की क्षति भी होती है, जिसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसी प्रकार की आग की दुर्घटना होने पर अग्निशमन कर्मियों को उस क्षेत्र की आवश्यक जानकारी दी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें एक हमारे फौज के हवलदार थे जो रिटायर हुए। उनके बेटे ने आर्मी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर उसको भारत के अंदर प्लेसमेंट मिली। 1 महीना पहले ही इज़ बीन पिक्ड अप बाय एप्पल। तकरीबन 2 करोड़ का उसका पैकेज है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत है के अंदर कोई भाषा नहीं है, एक ही भाषा है। एनीबडी हू इज गुड ही विल डू वेल। ये एक हमारी मानसिकता है कि शायद जो अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी बोलते हैं उन्हीं को अच्छी नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है। जिससे आग से होने वाली ईंधन की क्षति कम की जा सके। यह वीके सिंह का गाजियाबाद में दूसरा कार्यक्रम था। मुरादनगर के आईटीएस डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ था। यहाँ अग्निकांड होने की स्थिति में स्वयंसेवकों की भूमिका को सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के बाद उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर के ननौता क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में रोहित नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रोहित ने बताया कि उसके विनोद की पत्नी से संबंध थे। प्रवीण उस पर बुरी नजर रखता था, इसलिए प्रवीण की हत्या कर दी गई। विनोद ने आत्महत्या कर ली। 22 मई को थाना ननौता में ग्राम सोना अर्जुनपुर में 2 शव मिले थे, एक छत्रचक शव और एक रस्सी से लटका हुआ शव प्राप्त हुआ था और जिस संबंध में वहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना ननौता पुलिस और क्राइम ब्रांच सहारनपुर पुलिस ने इस घटना का आज सफल अनावरण किया है। इस घटना में एक अभियुक्त
रोहित और पिंटू की गिरफ्तारी की गई है और जो हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, ईंट और खून से सने हुए उसके कपड़े बरामद हुए। गाजियाबाद देहात पुलिस के ऑपरेशन पाताल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अनेक हथियार बरामद किए हैं। मोदीनगर सर्किल और सदर सर्किल, मोदीनगर और सदर सर्किल में मोदीनगर थाने द्वारा एवं मसूरी थाने द्वारा इन दोनों के द्वारा एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई है जिसमें अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है एवं अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा क्योंकि ये अभियान लगातार निरंतर जारी है तो हमारी 2 दिन की ये कार्रवाई है, कल की और आज की 2 दिन की कार्रवाई मिला के भी कुछ इंडिविजुअल कार्रवाई भी की गई है और चेकिंग के दौरान एवं कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्व में भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रह चुके हैं उनको भी हम लोगों ने पूरा उनके पास से भी बरामदगी हुई है। एमएमएच कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। इससे छात्रों की परीक्षा छूट गई। छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पेपर छूटने पर एमएमएच कॉलेज में प्राइवेट छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र कॉलेज से दोबारा पेपर कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कॉलेज ने बिना विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप के फिर से पेपर कराने से इनकार कर दिया। इससे भड़के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। दरअसल बीए सेकेंड ईयर का जनरल अवेयरनेस का एग्जाम था। प्राइवेट छात्रों की परीक्षा सुबह 7 बजे की पाली में थी और रेगुलर छात्रों की परीक्षा दोपहर की पाली में थी। डेटशीट में यह बदलाव विश्वविद्यालय के परीक्षा शेड्यूल में किया गया था, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम को लेकर छात्रों में गफलत की स्थिति बनी रही। इसी कारण सुबह की पाली में प्राइवेट छात्र परीक्षा नहीं दे सके। दोपहर की पाली में जब प्राइवेट छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा का समय सुबह की शिफ्ट में था, इसलिए वे एग्जाम नहीं दे सकते। मेरा नाम अमन सिंह है। क्या मामला है? सेकंड मीटिंग में पेपर था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में पेपर कराया। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं, क्या अगर गलती होती तो एक से होती, इतने सारे बच्चे गलती नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें इंसाफ चाहिए, हमें पेपर कराना है आज ही। हमें केवल पेपर। आप बताओ। मेरा नाम आकाश चौधरी है। सेकंड ईयर में हम बीए की में हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर करा दिया इन्होंने। 18 बच्चों का पेपर। कितने बच्चे हैं? 800 बच्चे। 800 बच्चे। 800 बच्चे। इधर लो इनका लो। दिखाओ। आप देखिए सर। अब पुलिस को बुला रहे हैं। जी, मेरा नाम स्नेहा है और मैं इस कॉलेज में प्राइवेट एग्जाम दे रही हूँ। इन्होंने हमारा एग्जाम नहीं देने दिया जो कि सेकंड शिफ्ट में था। हाँ बेटा, नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी सिंह है, मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। हमारा इन्होंने एग्जाम नहीं देने दिया, बोले कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, लेकिन हमारा सेकंड ईयर में हमारा चेंज करी है, हमें पता नहीं। ऐसे छात्रों की संख्या 500 के करीब थी। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से फिर से परीक्षा लेने की बात कही, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मना कर दिया। इस पर भड़के छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि वो बिना एग्जाम दिए नहीं जाएंगे। काफ़ी देर तक कॉलेज में हंगामे की स्थिति बनी रही। और ऐसे ही जैसे आप लोग उत्तेजित हैं और कॉलेजों में भी छात्र उपद्रव कर रहे हैं, उनके संज्ञान में है यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा है कि हम अतिशीघ्र परीक्षा समिति की बैठक बुलाकर तुम लोग चुप होकर तो आवाज़ सुनाई देगी, तुम चिल्लाते रहोगे तो कैसे सुनोगे? परीक्षा समिति की बैठक जल्दी करके इस परीक्षा की दोबारा से डेट दी जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जून में अभी 5 जुलाई तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी दौरान आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। इसी साल में इसी महीने में। कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुमदेश ने बताया कि डेटशीट में जो भी बदलाव किया गया था वह
विश्वविद्यालय स्तर से हुआ था। अगर किसी छात्र का एग्ज़ाम छूटा है तो विश्वविद्यालय के स्तर से ही दोबारा उनकी परीक्षा कराई जा सकती है। अपने स्तर पर कॉलेज परीक्षा नहीं करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी फॉरवर्ड। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने गाजियाबाद जनपद का नाम बदलने की मांग की है। इनका कहना है कि वर्तमान नाम गुलामी की निशानी है। प्रदेश सरकार कई शहरों का नाम बदल चुकी है। गाजियाबाद का नाम परशुराम नगर रखने की मांग की गई है। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जिले का नाम बदलकर परशुराम नगर करने की मांग की है। महासंघ ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. शर्मा ने बताया कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद का नाम भी बदला जाना चाहिए। गाजिउद्दीन ने गाजियाबाद को बसाया था, लेकिन वह एक शासक था। गाजियाबाद का नाम श्री परशुराम नगर रखने के लिए योगी जी से हम मांग करते हैं। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि गाजियाबाद का नाम बदल करके श्री परशुराम नगर रखा जाए। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग करने आया कि गाजियाबाद का जो नाम है जो चला आ रहा है ये एक मुग़ल शासक के नाम है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया है और भी ऐसे कई शहरों के नाम बदले हैं, तो इस मुग़ल शासक की पहचान हटाते हुए जो जिसको सर्ववर्ग चाहते हैं, सर्व धर्म के लोग चाहते हैं, भगवान श्री परशुराम जी के नाम पे परशुराम नगर होना चाहिए, उसी की मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ये आज हम गाजियाबाद का नाम बदलकर परशुराम नगर रखने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि ये हमारा गाजियाबाद कभी बहुत पुराना गयासुद्दीन के नाम से बसा हुआ है। अभी जैसे अपना फैजाबाद का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, हम भी चाहते हैं कि गाजियाबाद का नाम बदलकर परशुराम रखा जाए। गाजियाबाद नाम गुलामी के दिनों को याद दिलाता है, इसलिए जिले के सभी धर्मों व वर्गों की मांग है कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। सरकार पूर्व में यूपी के इलाहाबाद, फैजाबाद का नाम बदल चुकी है। ऐसे में जिले का नाम भी अब गाजियाबाद से परशुराम नगर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी फॉरवर्ड। मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों ने मेरठ कमिश्नर से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जीडीए ने वर्ष 2009 से 2012 तक भूखंड आवंटित किए थे, मगर उन्हें कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इन लोगों ने जमा धनराशि पर ब्याज देने की मांग की है। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मेरठ आयुक्त से गुहार लगाई है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। आवंटियों ने अपने पत्र में कहा कि जीडीए ने वर्ष 2009 से 2012 तक विभिन्न चरणों में 1863 भूखंडों की योजना निकाली थी, जिसमें सफल आवंटियों से भूखंड की पूरी कीमत किश्तों पर ब्याज की उगाही जीडीए द्वारा की जा चुकी है। जीडीए पूरी कीमत लेने के बाद प्रस्तावित जमीन को विवाद रहित बताकर एनओसी जारी कर चुका है। बावजूद इसके अब आवंटी भूखंड पर निर्माण करने पहुंचते हैं तो जीडीए के कर्मचारी निर्माण सामग्री तक उठा ले जाते हैं। उनके प्लॉटों पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है। आवंटियों ने मंडलायुक्त को दिए पत्र में पूछा है कि अगर योजना विवादित थी तो उनका आवंटन क्यों किया गया। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और 15 साल पहले हमने भूखंड आवंटित कराए थे जीडीए से, जिनका आज दिनांक 26 मई 2022 तक कब्जा नहीं मिला है। हमने अपनी रजिस्ट्री करा ली, नक्शे पास करा लिए, लेकिन वहाँ किसानों ने कब्जा किया हुआ है। जीडीए की सह पे किसान कब्जा किए हुए हैं और किसान अपनी फसल उगा रहे हैं। हमारी प्रशासन से, डीएम साहब से गुजारिश है कि हमें तुरंत कब्जा दिया जाए। हमारे सबके नक्शे पास हैं, 100-200 आदमी के, हम अपने नक्शे के अनुसार अपने मकान का निर्माण कर सकें। हमारा आधा जीवन तो इसमें व्यस्त हो गया, 12-15 साल हो गए। अगर अगले 15 साल निकल गए तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, हम पर मकान नहीं उपलब्ध होगा। हमारी मांगे हैं जिलाधिकारी महोदय और इस उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम लोगों के भूखंडों पर जीडीए द्वारा जो है हम लोग धोखाधड़ी की गई है आवंटन के नाम पर। 15 साल हो गए आवंटित हुए, अभी तक हमको भूखंडों पर कब्जा नहीं दिया गया। हमारे नक्शे, रजिस्ट्री और कब्जे सारी जो है ये हवा में जीडीए द्वारा किए जा रहे हैं और जीडीए सिर्फ पैसा उगाने का कार्य कर रहा है और भौतिक रूप से कब्जा देने में असफल रह रहा है। हमारी ये जिलाधिकारी से मांग है कि आप जीडीए पर दबाव करें और शासन से अवगत करें। आप जो है किसी भी तरह से हम लोगों को वहाँ पर भूखंडों पर काबिज कराएं।
आवंटियों की मांग है कि मंडलायुक्त की निगरानी में सोसाइटी प्रतिनिधि मंडल के साथ योजना का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक रिपोर्ट तैयार की जाए। पूर्व मुख्य अभियंता अनिल गर्ग के कार्यकाल की जांच हो। योजना के पॉकेट डी, ई व एफ के गहरे गड्ढे में मिट्टी भराई की जाए। भूखंडों का वास्तविक स्वरूप उपलब्ध कराया जाए। जमीनों पर किसानों द्वारा की जा रही खेती पर रोक लगाई जाए। आवंटियों को जमा राशि पर 15% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए और मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण न करने वाले जीडीए पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभाग के कर्मचारियों की आंखों और दांतों की जांच की गई। शिविर में अधिवक्ताओं ने भी अपनी जांच कराई। वाणिज्य कर विभाग में निःशुल्क दांतों व आंखों की जांच के लिए एक शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 बुदियाल, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 यूएएस दुबे और डीसी प्रशासन रविंद्र कुमार ने किया। शिविर में विभाग में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी आंख और दांतों की जांच कराई। इस दौरान कई कर्मचारियों की आंखों में समस्याएं मिली, जिनके लिए उन्हें दवाई दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।